नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है BHU वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, तो अब हम शुरू करेंगे हमारे केमिस्ट्री के आगाज करते हुए इस सत्र का हम शुरू करेंगे अपना पहला लेसन। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। अब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ाने वाला हूं, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्या होती हैं केमिकल रिएक्शंस। तो दोस्तों, केमिस्ट्री में जिस लेवल की केमिस्ट्री, जिस दर्जे की केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं, उसमें मेनली हम बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स के आदान प्रदान की। बस इलेक्ट्रॉन कोई दे रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। दो तरीके की रिएक्शन होती है दोस्तों। सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्शंस, सेकंड इलेक्ट्रॉनिक रिएक्शंस। तो दोस्तों, न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है? न्यूक्लियस में फेरबदल होता है। न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। ठीक है, किसका होता है? इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होता है। तो अगर कोई एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो अब हमको पढ़ना है ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इस आदान प्रदान को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इस इलेक्ट्रॉन को लेने, देने, शेयर करने, बांटने को इफेक्ट कर सकती हैं। तो इसीलिए पहला हेडिंग डालिए अपने नोटबुक में, द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। डालिए हेडिंग, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। हमने हेडिंग डाला दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। मतलब क्या वो कौन से इफेक्ट्स होते हैं, वो कौन से ऐसे प्रभाव हैं जो कि किसी रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। अब रिएक्शन को अगर मान लीजिए अगर आपको इफेक्ट करवाना है तो आपको क्या करना होगा? जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन दी हुई है, ठीक है, ए है, वो CD से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। अब ए कुछ ऐसा है कि जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और C कुछ ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए जो C कुछ ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन डोनर है और A जो है वो लेने वाला है, एक्सेप्टर है। इस रिएक्शन को अपने को कराना है और कोई भी ऐसा प्रभाव, जैसे मान लीजिए D का कुछ ऐसा इफेक्ट है कि वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। जब वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो C के इलेक्ट्रॉन्स को कम करेगा और C है क्या? डोनर। तो अगर C के इलेक्ट्रॉन्स को ये कम करेगा तो ये एक्सेप्टर को मिलने वाला जो C से इलेक्ट्रॉन था उसको थोड़ा स्लो कर देगा। क्यों? क्योंकि वो जिससे इलेक्ट्रॉन लेने वाला था, जब उसी से इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है तो वो कैसे होगा ये रिएक्शन। तो भाई इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में हमको पढ़ना है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को कम ज्यादा करते हैं, बढ़ाते हैं, घटाते हैं और जिसकी वजह से कोई रिएक्शन जो होती है, कोई अभिक्रिया जो होती है वो प्रभावित होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में सबसे पहले आपको ये चीज पढ़नी है। तो चलिए अब बात करते हैं व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन है क्या चीज? तो दोस्तों, केमिकल रिएक्शन है पुराने बॉन्डों का टूटना और नए बॉन्डों का बनना। बस यही है केमिकल रिएक्शन। द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अब ये एक एग्जांपल है, मान लीजिए। अब इसमें क्या हो रहा है? अगर A को C के साथ रिएक्ट करना है तो A और C, ठीक है, A और C के बीच में बॉन्ड बनना है और C और D के बीच में बॉन्ड को टूटना है। C और D के बीच में बॉन्ड को टूटना है और A और C के बीच में बॉन्ड बनना है। तो क्या बनेगा? AC प्लस D। इस अभिक्रिया में, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, ठीक है। ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड मतलब पुराने बंधों का टूटना और नए बंधन का बनना। इसी को बोलते हैं दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले अगर किसी नए बॉन्ड को बनना है तो पहले पुराने बॉन्ड को टूटना पड़ेगा, है कि नहीं?
तो अगर केमिकल रिएक्शन पढ़नी है हमको, तो हमको सबसे पहले केमिकल रिएक्शन का जो डेफिनेशन है, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। तो पहले वाले पॉइंट को पकड़िए इस पॉइंट को। पहले अपने को क्या करना है, पुराने बंधों को तोड़ना है, पुराने बॉन्ड्स को क्या करना है, अपने को तोड़ना है। चलिए हेडिंग डालिए कॉपी में, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स या बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, हम हेडिंग डालेंगे। अब अपने को केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है, तो केमिकल रिएक्शन से सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, बॉन्ड ब्रेकिंग। अब देखिए दोस्तों, कोई भी केमिकल रिएक्शन कराना है, यानी कि हमको पुराने बॉन्डों को तोड़ के नए बॉन्डों को बनाना है। सबसे पहला काम है पुराने बॉन्ड को तोड़ो, तो वही हमने हेडिंग डाल दिया, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड क्लीवेज भी बोलते हैं इसे। अब पुराने बॉन्डों को तोड़ने के कई तरीके हो सकते हैं, हमको दो तरीके पढ़ने हैं। ठीक है, दो तरीके होते हैं। सबसे पहला जो तरीका होता है दोस्तों, उसको हम नाम देते हैं होमोलिसिस। क्या नाम देते हैं, होमोलिसिस। होमोलिसिस या होमोलिटिक क्लीवेज एक ही चीज है। और दूसरा होता है दोस्तों हेटेरोलिसिस। अब इसका मैं मतलब आपको समझाता हूं। पहला है होमोलिसिस और दूसरा है हेटेरोलिसिस। सबसे पहले बात करते हैं होमोलिसिस के बारे में। तो होमोलिसिस का दोस्तों मतलब होता है सम अपघटनी, और हेटेरोलिसिस का विषम अपघटनी। होमो शब्द से ही मतलब निकालना सीखना होगा। तो शब्द से मतलब निकालते हैं। होमो का मतलब होता है भाइयों, होमो का मतलब होता है बराबर, और लिसिस का मतलब होता है टूटना। जब भी किसी भी बॉन्ड क्लीवेज में जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, उसमें इलेक्ट्रॉनों को बराबर बराबर बांट के तोड़ा जाएगा, तो ऐसे क्लीवेज को हम बोलेंगे होमोलिसिस। लेकिन अगर कोई भी बॉन्ड टूट रहा है, उसमें जो बटे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी एक के तरफ चले जा रहे हैं और दूसरा बिना इलेक्ट्रॉन के अगर अलग हो रहा है, तो ऐसे क्लीवेज को बोलेंगे विषम अपघटनी या हेटेरोलिसिस। ठीक है, तो धीरे धीरे पॉइंट्स टू पॉइंट्स चलना है, एक एक चीजों को ध्यान देते हुए चलना है, कहीं भी कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो होमोलिसिस का मतलब होता है बराबर भागों में टूटना, हेटेरोलिसिस का मतलब होता है अबराबर, बिना बराबर भागों में टूटना, मतलब अलग अलग भागों में टूटना। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं होमोलिसिस की। ठीक है, लेट अस सपोज, ऐसा हम सपोज करते हैं कि ए और बी के बीच में कोई बॉन्ड बना हुआ है, और हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी बॉन्ड होते हैं दोस्तों, वो सारे बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। कौन से बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। आप लोग 11th 12th पढ़े होंगे, और आप लोग जो अभी पढ़ भी रहे होंगे उन्होंने भी जानते होंगे, क्लास 10th में भी पढ़ाया जाता है कि कोवैलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनों के बंटवारों से बनता है कोवैलेंट बॉन्ड, एंड आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन पूरे तरीके से ट्रांसफर हो जाए किसी में, तो बनता है आयनिक बॉन्ड। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन दो एटम्स के बीच में बट जाए, तो वैसे बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड है ए और बी के बीच में। ठीक है, एक ये डॉट्स में इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों कि एक इलेक्ट्रॉन ए का, एक इलेक्ट्रॉन बी का, दोनों आपस में शेयर होके कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर हम इसको होमोलिसिस कराएंगे, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ए ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, बी ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, और यहां पे फॉर्मेशन होता है दोस्तों फ्री रेडिकल्स का। किसका, फ्री रेडिकल्स का। इसको हम हिंदी में बोलते हैं मुक्त मूलक। किसका, फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है किसमें, होमोलिसिस में फॉर्मेशन होता है फ्री रेडिकल्स का। ठीक है, अब
वो कौन से ऐसे तरीके हैं जो कि होमोलिसिस कॉज करते हैं, मतलब वो किन तरीकों से हम होमोलिसिस को कॉज कर सकते हैं। वो 3 तरीके होते हैं दोस्तों, उनमें 3 तरीकों से किया जा सकता है। सबसे पहला जो तरीका होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग हीटिंग। पहला तरीका है बहुत स्ट्रॉन्ग, आप उसको हीट कर दीजिए। दूसरा तरीका होता है दोस्तों यूवी लाइट। अब सूर्य जो है, सूर्य वो लाइट का सोर्स होता है, वो हमको लाइट देता है और उस लाइट में सिर्फ जो हमको चीजें दिखाई देती है, जैसे अभी मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, ठीक है, पीछे जो लिखा हुआ है ये सब दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है विजिबल रीजन के लाइट्स की वजह से। लेकिन दोस्तों पूरा एक स्पेक्ट्रम होता है, एनर्जी का बैंड होता है लाइट का, वो पूरा सूर्य से निकल के हमारी तरफ आता है, लेकिन जिस लाइट की वजह से हमको चीजें दिखाई देती हैं उसको हम बोलते हैं विजिबल रीजन की लाइट। लेकिन उसके अलावा कुछ और एनर्जी की भी लाइट पाई जाती है इस स्पेक्ट्रम में, और उनमें से एक है यूवी लाइट। और यूवी लाइट दोस्तों हमको दिखाई नहीं देती है। तो अगर किसी रिएक्शन में उसको एग्जामिनर को आपको होमोलिसिस कराना होगा तो या तो दे देगा स्ट्रॉन्ग हीटिंग, या तो दे देगा यूवी लाइट, या फिर यूवी लाइट के साथ साथ लिख देते हैं, या तो यूवी लाइट के साथ साथ लिख देते हैं hν, ये एनर्जी होती है, ठीक है, लाइट की एनर्जी का फॉर्मूला है। या तो लिख देते हैं hν, या तो लिख देंगे सनलाइट, ठीक है। ये तीनों एक ही में आएंगे। अब तीसरा तरीका होता है दोस्तों पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में। तो ये जो तीनों चीजें होती हैं वो करवाती हैं फ्री रेडिकल या होमोलिसिस करवाती हैं, ठीक है। अब देखिए ये होमोलिसिस हेटेरोलिसिस हम पढ़ क्यों रहे हैं? देखिए एक नाम मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा इस चीज के बारे में। एक शब्द होता है दोस्तों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत आघूर्णता बोलते हैं उसे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब होता है दोस्तों? कोवैलेंट बॉन्ड में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो 2 एटम्स के बीच में बटे हुए होते हैं, उनको अपनी तरफ खींचने की जो क्षमता होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जैसे मान लीजिए कोई भी 2 भाइयों के बीच में बंटवारा हो रहा है, ठीक है। अब उन दोनों के बीच में अगर बंटवारा हो रहा है बिना किसी एक्सटर्नल एजेंट के, ठीक है, मतलब ना उसमें कोर्ट इन्वॉल्व है, ना पंचायत इन्वॉल्व है, कोई इन्वॉल्व नहीं है, तो उस केस में क्या होता है दोस्तों कि जो भाई ताकतवर होता है वो कोशिश करता है कि बंटवारे में उसके पास ज्यादा से ज्यादा चीजें आ जाए, ठीक होता है ऐसा भाई, बहुत जगह बहुत परिवारों में ऐसा होता है कि वो भाई चाहता है, जो भाई थोड़ा स्ट्रांग है, जिसका दबदबा है परिवार में, वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी उसकी तरफ आ जाए। और यही दबदबा हमारे केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे कि हैलोजन्स जो होते हैं भाइयों वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लूंगा, HCl। अब एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का रहता है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का रहता है, ठीक है। अब मान लीजिए इसको मैंने ऐसे छोड़ दिया नॉर्मल बंटवारे के लिए, सामान्य रूप से बिना किसी एजेंट के बंटवारे के लिए छोड़ दिया, तो क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा होती है बल्कि, ठीक है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये चारों सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। तो अगर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया भाई कि बॉन्ड अपना ब्रेक कर लो, तो ये क्या करेगा, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन बटे हुए हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, ये क्लोरीन दोनों को अपनी तरफ खींच लेगा और H+ और Cl- के फॉर्म में ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये बंटवारा हो गया जब किसी एक्सटर्नल प्रेशर के बिना ये बंटवारा हुआ। लेकिन मान लीजिए बंटवारा होने वाला है, ठीक है, और जो भाई जिसको लगता है कि मुझे हिस्सा अच्छा नहीं मिलेगा क्योंकि मेरा बड़ा भाई या मेरा छोटा भाई हावी है परिवार पे, तो वो क्या करेगा, एक्सटर्नल फैक्टर्स की मदद लेगा, कोर्ट में केस करेगा कि भाई कोर्ट मॉनिटर करो इस बंटवारे को, आप इस बंटवारे को अपनी नजर में रखो, आप सलाह दो, आप ऑर्डर दो कि ये बंटवारा कैसा होना चाहिए। तो अब एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्व हो गए बंटवारे में भाई। तो अब दोनों भाई जब बंटवारा करेंगे तो जैसे एक भाई जो कि हावी था वो ज्यादा प्रॉपर्टी लेने की कोशिश करेगा, वो एक्सटर्नल फैक्टर कहेगा रुको अपनी औकात याद रखो। वही काम करता है भाई स्ट्रॉन्ग हीटिंग, वही काम करता है यूवी लाइट, वही काम करता है पर ऑक्साइड।
ये तीनों क्या करते हैं, ये जो बंटवारा होता है उसको कंट्रोल रखते हैं। ये कहते हैं नहीं, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलना है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, कोई पावर नहीं चलेगी। तो इसलिए ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये कोर्ट का काम करते हैं, ये पंचायत का काम करते हैं इलेक्ट्रॉन के बंटवारे में। जो काम कोर्ट करता है प्रॉपर्टी के बंटवारे में, वही काम ये तीनों करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के बंटवारे में। तो ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हेटेरोलिसिस की। तो हेटेरोलिसिस बहुत सिंपल है दोस्तों। अब एक चीज मैं बता देता हूं कि होमोलिसिस में क्या होता है, फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है दोस्तों, मुक्त मूलकों का फॉर्मेशन होता है। और मान लीजिए अगर हमने कोई एक्सटर्नल कंडीशन नहीं लगाई, कोई कोर्ट के पास नहीं गए, अपने मन से कहे चलो बंटवारा करवा देते हैं, तो बड़ा वाला भाई या फिर स्ट्रॉन्ग वाला भाई क्या करेगा, ज्यादातर प्रॉपर्टी चाहेगा अपने पास रहे, हमारे पास रहे, बराबर बंटवारा नहीं होने देना चाहेगा। यही होता है विषम अपघटनी यानी कि हेटेरोलिसिस में दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लीजिए ए और बी के बीच में कोई भी बॉन्ड बना हुआ है इलेक्ट्रॉनों को शेयर करके, अगर ये तीनों फैक्टर्स वहां पे नहीं होंगे तो यहाँ पे जो बंटवारा होगा वो पावर के बल पे होगा, वो वर्चस्व के बल पे बंटवारा होगा। तो हमारे ह्यूमंस में क्या होता है, वर्चस्व मतलब पावर, जिसके पास ज्यादा पावर है। लेकिन यहाँ पे वर्चस्व किससे डिसाइड होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से डिसाइड होता है। तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए, तो यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ चले जाएंगे, बी की तरफ चले जाएंगे। और यहाँ पे जो क्लीवेज होगा वो असमान होगा, सॉरी बराबर नहीं होगा, विषम होगा, सेम नहीं होगा। तो यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक पे चले जाएंगे और जनरेट करेंगे एक कैटायन को और एक एनायन को। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो दोनों जनरेट हो रहे हैं वो दोनों क्या हैं, फ्री रेडिकल हैं, सेम हैं, होमो हैं। लेकिन यहाँ पे एक कैटायन जनरेट हो रहा है और एक एनायन जनरेट हो रहा है। यहाँ पे सेम चीज कोई भी जनरेट नहीं हो रही है, जिसकी वजह से इसका नाम देते हैं हेटेरोलिसिस। और ये क्यों हुआ है, इसका खास मेन रीजन है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे इतना। तो एक जनरेट होगा कैटायन, दूसरा जनरेट होता है एनायन। ठीक है, तो चलिए अब इतना समझ गए, आप इसको फटाफट नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। हेडिंग डालिए अपने नोटबुक में, फ्री रेडिकल्स। क्या हेडिंग डालेंगे, फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स हेडिंग डालेंगे। और एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा पढ़ाते पढ़ाते कि फ्री रेडिकल किस क्लीवेज के प्रोडक्ट होते हैं, होमोलिटिक क्लीवेज के या हेटेरोलिसिस क्लीवेज के? तो आपका जवाब होगा कि नहीं सर, होमोलिटिक क्लीवेज में प्रोड्यूस होते हैं फ्री रेडिकल। क्यों होते हैं भाई? क्योंकि होमोलिटिक क्लीवेज में एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, कोर्ट कचहरी इन्वॉल्व होती है, जिसकी वजह से जो बंटवारा होता है वो बराबर बराबर होता है, ना किसी को ज्यादा मिलता है ना किसी को कम मिलता है। तो डालिए हेडिंग फ्री रेडिकल्स। ठीक है, अब देखिए फ्री रेडिकल्स बने। सबसे पहली चीज, फ्री रेडिकल बने कहां से हैं? आप लोग खुद बताएंगे, होमोलिसिस या हेटेरोलिसिस? आपका जवाब मैं जानता हूं, आपका पहला जवाब है कि दे आर प्रोडक्ट ऑफ होमो लिसिस प्रोडक्ट होते हैं ये। ठीक है भाई। दूसरी चीज, जब इलेक्ट्रॉन्स अलग हुए, ठीक है, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, CH3Cl, मीथेन क्लोराइड बोलते हैं इसे, ठीक है, क्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं। क्लोरोमीथेन का जब होमोलिसिस हम कराते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे CH3 डॉट प्लस Cl डॉट का फॉर्मेशन होता है। और ये जो होते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल, क्लोराइड फ्री रेडिकल। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, क्लोरीन फ्री रेडिकल। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या चीज हो रही है मेनली, यहाँ पे जो देखिए मैं इसको एक्सपेंड करके बना देता हूं।
इस वाले कार्बन को देखिए, इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे थे, एक क्लोरीन के साथ, एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मतलब 3 हाइड्रोजन के साथ, एक क्लोरीन के साथ। जब हम इसकी होमोलिसिस कराते हैं तो दोस्तों यहाँ वाला जो बॉन्ड है वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 2 4 2 6 2 8, बारिशल में 8 इलेक्ट्रॉन थे। 8 इलेक्ट्रॉन मतलब इवन संख्या, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। सारे इलेक्ट्रॉन किसमें थे? जोड़ों में थे। तो दोस्तों ये क्या था? डायामैग्नेटिक था। लेकिन जब अलग हो गए दोस्तों, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे? 3 तो हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं, तो 2 2 4 2 6 1 7 इलेक्ट्रॉन्स हुए दोस्तों। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो जाता है। ये किसका नेचर क्या हो जाता है? पैरामैग्नेटिक हो जाता है। इसका नेचर क्या हो जाता है? पैरामैग्नेटिक हो जाता है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन। तीसरा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होते हैं। वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो मेरा ये ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर था, जो फ्री रेडिकल वाला इलेक्ट्रॉन था, वो मैं किसी के साथ पेयर कर लूं। भाई आज के टाइम पे सब चाहते हैं कि वो पेयर्ड फॉर्म में रहे, कोई नहीं चाहता है कि वो अकेला पड़ा रहे। तो फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है अपने इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करने की। ठीक है, तो फ्री रेडिकल्स आर वेरी रिएक्टिव। देखिए अगला पॉइंट हम लिखते हैं, फ्री रेडिकल्स आर वेरी रिएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लिख लीजिए इसको। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं हम। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रोफाइल के बारे में हम पढ़ेंगे। अगली टॉपिक को हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोफाइल। तो बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। ठीक है, मैंने बोला है शब्द से मतलब निकालना सीखना है अपने को, शब्द से ही आंसर निकालना है। तो चलिए इसके शब्द का पोस्टमार्टम करते हैं हम। इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो यहां पे दर्शाता है इलेक्ट्रॉन को, और फाइल यहां पे दर्शाता है लवर। इसको हिंदी में हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही। ठीक है, तो इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब है लवर। तो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं भाई जिनको इलेक्ट्रॉन के प्रति एक एफिनिटी होती है, इलेक्ट्रॉन के प्रति एक प्यार होता है, इलेक्ट्रॉन को पसंद करते हैं। और कौन से वो एलिमेंट्स, कौन से वो मॉलिक्यूल्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन को पसंद करेंगे? भाई वो मॉलिक्यूल्स जिनके खुद के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो इलेक्ट्रॉन्स को पसंद करेंगे। जैसे हमारे पास अगर मान लीजिए हमारे पास कोई गाड़ी है और वो गाड़ी 5 सीटर गाड़ी है, तो अगर हम देखेंगे कोई 7 सीटर वाली गाड़ी वाला जाएगा तो हम सोचेंगे काश मुझे वो गाड़ी मिल जाती, सोचेंगे। तो हमको जो चीज हमारे पास नहीं होती है हम उसी चीज को पसंद करते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो सबसे पहला पॉइंट हम इसमें लिखेंगे, दे आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। क्या बोलेंगे? दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज लिख देते हैं। ऐसे स्पीशीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और वो इलेक्ट्रॉन को प्यार करते हैं, इलेक्ट्रॉन को पाना चाहते हैं, ऐसे स्पीशीज को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफाइल की एक मैं आपको खास बात बता देना चाहता हूं कि ये होते हैं लुईस एसिड।
ठीक है। और जब मैं आपको एसिड बेस पढ़ाऊंगा तो मैं आपको सारे एसिड बेस के टाइप बताऊंगा कि किन किन वैज्ञानिकों ने एसिड बेस की कौन कौन सी क्लासिफिकेशन दिया था। तो उनमें से एक थे लुईस। लुईस ने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को, इलेक्ट्रॉन के जोड़ों को एक्सेप्ट करेंगे वो होंगे लुईस एसिड। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लवर, यानी कि इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, इलेक्ट्रॉन को अपने पास लेने वाला। तो इलेक्ट्रॉन पेयर को जो लेते हैं वो लुईस के हिसाब से होते हैं एसिड। तो ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं लुईस एसिड। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। अब देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं वो दोस्तों दो तरीके के होते हैं। कितने तरीकों के? दो तरीकों के इलेक्ट्रोफाइल पाए जाते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल और दूसरे होते हैं दोस्तों न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। अब पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल दोस्तों बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज किया जाता है कि जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। आज तक आप जहां भी पढ़े होंगे आपको इन्हीं तरीकों से बताया जाता है। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का जो डेफिनेशन होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से नहीं होता है। इलेक्ट्रोफाइल वो होंगे दोस्तों जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जितने स्पीशीज होंगे वो सारे होंगे इलेक्ट्रोफाइल। ये मैटर नहीं करता भाई कि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नहीं है, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो इलेक्ट्रोफाइल है। अब पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स के मैं के एग्जांपल मैं आपको लिख देता हूं दोस्तों। पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं जैसे कि H+, Cl+, Br+, I+, NO2+, नाइट्रोनियम आयन, ठीक है, और मिथाइल कार्बोकेटायंस। ये सारे जो होते हैं दोस्तों ये एग्जांपल होते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल की। और जो ये अपना NO2+ है ये दोस्तों बहुत ही खास है। ये हमारा नाइट्रेशन रिएक्शन जो होती है, एक तरीके की रिएक्शन हम पढ़ेंगे, इसमें ये अटैकिंग रिएजेंट होता है। ठीक है, अब देखते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में। अब न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं दोस्तों BF3, BCl3, AlCl3, AlBr3 और AlI3। ठीक है दोस्तों, अब ये तो समझ में आ गया कि इनके ऊपर से इलेक्ट्रॉन ले लिया गया है जिसकी वजह से इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए हैं और इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्यों दोस्तों इलेक्ट्रोफाइल होते हैं मैं आपको ये बताना चाहता हूं। सबसे पहली चीज अपने दिमाग में डेफिनेशन याद कीजिए कि इलेक्ट्रोफाइल की डेफिनेशन क्या होती है, तो आपको दिमाग में आपके आंसर मिलेगा कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। चलिए उठाते हैं हम BCl3 को उठाते हैं। ठीक है, BCl3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपसे पूछना चाहूंगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, 5 एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों। अगर 5 एटॉमिक नंबर तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p1। ठीक है, अब इसको ऑर्बिटल के फॉर्म में लिख देते हैं। 2 ये 1s, ये 2s और ये 2p। ठीक है, अब BCl3 में 3 क्लोरीन एटम लगाने हैं बोरॉन में, यानी कि अपने को 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो ये हो गया दोस्तों इसका ग्राउंड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके आगे चला जाता है। अब देखिए क्या बन रहा है, 1s2 2s1 और 2p2। ठीक है, अब देखिए अब यहां पे क्या हुआ, 3 क्लोरीन एटम मान लीजिए आके लग गए। ठीक है, अब इसके बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, पहले थे कितने, 2 1 3, अब हो गए 3 3 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, 8 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और एक ऑर्बिटल क्या है, एम्प्टी है। और इस एम्प्टी ऑर्बिटल की वजह से ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। क्यों? क्योंकि इस एम्प्टी ऑर्बिटल में वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसके पास आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और जिसकी वजह से ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, ऐसा इलेक्ट्रोफाइल। और इन सब के साथ यही कंडीशन होगी क्योंकि दोस्तों बोरॉन के नीचे आता है सेम ग्रुप में एल्यूमिनियम। ठीक है, चलिए ये लिखिए। अब मैं कुछ आपको एक नोट लिखवाना चाहूंगा। नोट का मतलब होता है कुछ स्पेशल पॉइंट्स। ठीक है,
नोट या रिमार्क जो लिखना है आप लिख सकते हैं। हम लिखेंगे नोट। देखिए दोस्तों, नोट में आप लोग लिखिए Na+, पोटेशियम प्लस, कैल्शियम 2+, NH4+ और H3O+, इनके बारे में लिखिए। और लिखिए दे आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल, दे आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। अब जैसे कि आप लोगों को बताया जाता है कि जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज वो इलेक्ट्रोफाइल, जी नहीं साहब, इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीशीज होती हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, जिनको चाहिए कि हमको इलेक्ट्रॉन दो, हम अपने इलेक्ट्रॉन की कमी पूरा करना चाहते हैं। पर दोस्तों सोडियम प्लस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी सोडियम को हम Na से Na+ में लेके चले गए तो वो इलेक्ट्रॉन को लेना नहीं चाहेगा। अगर हम किसी सोडियम को सोडियम से Na से Na+ में लेके चले गए, मान लीजिए Na से Na+ में लेके चले गए, तो दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा, बल्कि ये चाहेगा आयनिक बॉन्ड बनाना। क्या बनाना? आयनिक बॉन्ड बनाना। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों जो आयनिक बॉन्ड होता है वो ज्यादा स्टेबलाइजिंग होता है ये कोवेलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में, और इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, लेस एनर्जेटिक होता है, कम एनर्जी निकलती है। तो अगर सोडियम प्लस में कन्वर्ट हो गया तो वो चाहेगा कि मैं आयनिक बॉन्ड बना के अपनी स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा दूं, क्यों मैं जाऊं किसी और से इलेक्ट्रॉन लेके अपनी स्टेबिलिटी को कम बढ़ाने। इससे अच्छा वो क्या करता है, आयनिक बॉन्ड बनाना प्रेफर करता है और इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करता है। ठीक है, अब एक लिख लीजिए SO3 और CO2, ये जो होते हैं वो खास तरीके के इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, स्पेशल इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, तो इनके बारे में भी आप लिख लीजिए। अब SO3 जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल क्यों होता है मैं आपको एक बता देना चाहता हूं। देखिए सल्फर और ऑक्सीजन में, ठीक है, सल्फर और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, सल्फर और ऑक्सीजन में इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। अगर आप इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन देखेंगे ना सल्फर पे आप देख सकते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 2 2 4 2 6, एक सिग्मा बॉन्ड के, फिर पाई बॉन्ड के, टोटल इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तब भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। वो क्यों करता है दोस्तों? वो इसलिए करता है क्योंकि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सल्फर से ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है तो सल्फर पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है और इसको फोर्स करता है कि ये इलेक्ट्रॉन किसी और सोर्स से ले और अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को खत्म करे। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। अब अगला बात करते हैं दोस्तों न्यूक्लियोफाइल के बारे में। किसकी पे बात करते हैं? न्यूक्लियोफाइल के बारे में। ठीक, चलिए हेडिंग डालिए अपनी कॉपी में, न्यूक्लियोफाइल। चलिए शब्दों से मतलब निकालते हैं। नाभिकीय स्नेही, वो था इलेक्ट्रॉन स्नेही, ये है नाभिकीय स्नेही। चलिए शब्दों से ही मतलब निकालते हैं। चलिए निकालते हैं। न्यूक्लियो का मतलब है यहाँ पे न्यूक्लियस, फाइल का वही मतलब लवर। देखिए इलेक्ट्रोफाइल ऐसी जगह पे जाके जुड़ता है जहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन रिच साइट पे जाके जुड़ता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। अब न्यूक्लियोफाइल होता है न्यूक्लियस लवर। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि न्यूक्लियोफाइल जाके न्यूक्लियस पे अटैक करता है। दोस्तों न्यूक्लियस पे हमारी केमिस्ट्री में कोई अटैक नहीं होता है, सिर्फ न्यूक्लियर केमिस्ट्री में न्यूक्लियस टूटता है, जुड़ता है। तो हमको क्या बताना है, मुझे आपको इसका मतलब बताना है कि न्यूक्लियोफाइल होने का ये मतलब नहीं कि न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो न्यूक्लियस उनको पसंद होता है। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
तो दोस्तों न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस इस चीज को सिंबलाइज करता है, इस चीज को प्रदर्शित करता है कि जितने न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज के लवर होते हैं। किसके लवर होते हैं? पॉजिटिव चार्ज के लवर होते हैं। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज के लवर है, यानी कि इसका ये मतलब हुआ कि ये प्रोटॉन्स को अटैक करते हैं, प्रोटॉन चाहिए इनको, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो प्रोटॉन पे होता है ना, इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज होता है। क्या चाहिए? नहीं दोस्तों, यहां पे पॉजिटिव चार्ज इस चीज को सिंबलाइज करता है, पॉजिटिव चार्ज इस चीज को प्रदर्शित करता है कि न्यूक्लियोफाइल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है? एक्सेस होती है। क्या होती है? एक्सेस होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, और ये चाहते हैं कि इनके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आए। और पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा? इलेक्ट्रॉन को देके। तो पॉजिटिव चार्ज, तो न्यूक्लियस सिंबलाइज करता है पॉजिटिव चार्ज को, और पॉजिटिव चार्ज सिंबलाइज करता है कि इनके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो ये चाहते हैं कि हम अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को डोनेट कर दें। तो चलिए इनके बारे में पहला पॉइंट लिखिए कि दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, ठीक है। अब लुईस के हिसाब से लोन पेयर लेने वाले, इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाले बेस होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाले क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाले एसिड होते हैं। तो लुईस के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं वो क्या होते हैं? लुईस बेस। इनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, ये चाहते हैं कि हम अपने अधिकता को कम करें, तो कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे तो किसकी तरह बिहेव करेंगे? लुईस बेस की। ठीक। अब दोस्तों ये भी जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला निगेटिव न्यूक्लियोफाइल, मतलब जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज हो। फिर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। हमने देखा था इलेक्ट्रोफाइल में कि सारे जो पॉजिटिव चार्ज वाले कैटायंस होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं। मैंने एग्जांपल दिया था सोडियम प्लस, कैल्शियम 2 प्लस, NH4 प्लस और H3O प्लस, हाइड्रोनियम आयन। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि सारे एनायंस जो होते हैं, जितने एनायंस होंगे सबके सब क्या होंगे? न्यूक्लियोफाइल होंगे। तो लिख लेते हैं ऑल एनायंस। एग्जांपल लिख लेते हैं एक दो के। Cl माइनस, I माइनस, Br माइनस, ये सब क्या होते हैं? F माइनस। ये क्या होते हैं? और OH माइनस, OR माइनस, NH2 माइनस और H माइनस, इसको हाइड्राइड बोलते हैं, H माइनस। और एक हो गया CH3 माइनस। तो जिस पे भी निगेटिव चार्ज है दोस्तों वो किसकी तरह बिहेव करेंगे? एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। चलिए बात करते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के बारे में। तो दोस्तों आज आपको एक चीज बता देता हूं, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो एग्जांपल लिख लें, अमोनिया, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन, एल्कोहल्स, वाटर। ठीक है। और इसको भी ले सकते हैं ईथर और थायोईथर। जिस पे भी लोन पेयर पाया जाएगा दोस्तों वो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। लेकिन आज एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अच्छा सॉरी, एक चीज यहां पे मैंने मिस किया, Cn माइनस। जो Cn माइनस होता है दोस्तों उसको बोलते हैं एम्फीफाइल, एम्फीफाइल। देखिए एम्फीफाइल का क्या मतलब होता है? एम्फीफाइल का मतलब होता है दोस्तों कि इसके पास दो दो डोनर साइट होते हैं, एक होता है कार्बन और एक होता है नाइट्रोजन। यहां पे कार्बन पे निगेटिव चार्ज होता है और नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, तो ये दोनों तरीके से डोनेट कर सकता है। ठीक है। चलिए अब बात करेंगे दोस्तों हम लोग कि अब सबसे पहले आप लोग अपने नोटबुक में हेडिंग डालिए कि नोट 1।
क्या हेडिंग डालिए, मतलब मैं कुछ अब स्पेशल पॉइंट्स पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। डालिए हेडिंग नोट 1। चलिए डालिए हेडिंग नोट 1, ठीक है। अब हमारा लेक्चर ये आज का खत्म होने की तरफ है, तो चलिए नोट 1 डालिए। नोट 1 में लिखिए दोस्तों, इलेक्ट्रोफाइल ऑलवेज रिएक्ट विद इलेक्ट्रोफाइल। क्या? इलेक्ट्रोफाइल ऑलवेज रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल एंड वाइसी वर्सा, बट free radical always react with free radical। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीशीज होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो अब इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो चाहता है कि उसको कोई इलेक्ट्रॉन दे दे, तो उसको किसके साथ रिएक्शन करना पड़ेगा? किसी ऐसे स्पीशीज के साथ जिसके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होगी और वो चाहे कि मैं अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को डोनेट कर दूं, ठीक है। तो हमेशा एक इलेक्ट्रोफाइल एक न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन की चाहत होती है और न्यूक्लियोफाइल को अपने इलेक्ट्रॉन से इजाद पाना चाहता है, ठीक है। लेकिन जो फ्री रेडिकल होता है दोस्तों, फ्री रेडिकल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो चाहता है कि मैं अपने इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लूं, जोड़े में लाऊं, पेयर में लाऊं। तो अपने ही जैसे किसी के साथ रिएक्ट करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन ऑड होंगे, तो वो दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं, पेयर कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल मैं लिख देता हूं आपके सामने। जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रोफाइल है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, एक न्यूक्लियोफाइल है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा इलेक्ट्रोफाइल को, और इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच में क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल है जो कि न्यूट्रल है, यानी कि BCl3 AlCl3, और एक न्यूक्लियोफाइल है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब जब ये न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस इलेक्ट्रोफाइल को देगा, तो इसके ऊपर तो चार्ज खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। अब ये इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो नेट जो मॉलिक्यूल बनेगा ENU, और इसके होल पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। लेकिन जब भी एक फ्री रेडिकल रिएक्ट करेगा, तो हमेशा दूसरे फ्री रेडिकल के साथ ही रिएक्ट करेगा, ठीक है। ये देख लीजिए। अब अगला नोट डालिए, नोट 2। नोट 2 मतलब स्पेशल पॉइंट्स का दूसरा पॉइंट, और इसमें आप लिखिए a electrophile when react with any reagent any substrate it always generate a electrophile। मतलब जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, तो उसमें से भी क्या एक पैदा करता है, इलेक्ट्रोफाइल। और जब एक न्यूक्लियोफाइल किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, तो वो वहां से भी क्या पैदा करता है, एक न्यूक्लियोफाइल। और जब एक फ्री रेडिकल किसी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, तो वहां से क्या पैदा करता है, फ्री रेडिकल, ठीक है। तो एग्जांपल देखिए नोट 2 में। जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोफाइल है, ये रिएक्ट करता है Cl2 के साथ, ठीक है। तो देखिए Cl2 में क्या होगा, Cl और Cl के बीच में बॉन्ड बना होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों के आपस में शेयर होंगे। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना चाहता है। तो वो इस बॉन्ड को कुछ ऐसे तोड़ेगा कि तोड़ के दो इलेक्ट्रॉन उसके साथ आ जाएं, ठीक है। तो इसको ये तोड़ेगा Cl- और Cl+ के फॉर्म में, ठीक है। और Cl- वाले को अपने साथ क्या करेगा, ये लगा लेगा, और क्या जनरेट करेगा, Cl+, ठीक है दोस्तों। और तो Cl+ को मैंने आप देखेंगे, मैंने लिखवाया था, ये एग्जांपल होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है।